जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की स्टिचियोमेट्री चैप्टर की। और ये लफ्ज़ आपके लिए नया होगा, शायद आपने कभी इसको स्टडी नहीं किया। तो स्टिचियोमेट्री ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, हम इनकी मदद से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की मदद से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को। यानी लेट्स से दैट कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्ट कर गए और पानी बना लिया इन्होंने, तो 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ होती है, 2 मोल वाटर बनता है। तो हम बेसिकली इसमें अब स्टिचियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस में ये पता करते हैं कि कैसे हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यूज़ होगी, कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होगी, ताकि हम पानी बना लें। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको आउट कर दिया। बहरहाल अभी आज की वीडियो में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को हल करेंगे और इसके अलावा हम फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को आगे जाकर हल करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और डिस्क्रिप्शन में तमाम बुक की वीडियोस को हमने हल किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। जी, तो बच्चों अब देखें, अगर हम हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए हमारे पास बेसिकली ये इस तरह की कैलकुलेशन के लिए, आप कह लो कि स्टिचियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस के लिए एवोगैड्रोस नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रोस नंबर है। और दे आर आस्किंग हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वाटर। तो यानी अगर आपको एटम्स का पता लगाना है और वो भी 1 ग्राम में, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी साइंस है जो आपको बतानी पड़ेगी। तो बेटा ये कैलकुलेशंस आप सीख लें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको आगे जाके इस चैप्टर में ना आसानी होगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। जैसे अब बेसिकली अगर आपके पास जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स का पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि हम इस तरह की कैलकुलेशंस को कर सकें। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत से किस्म के होते हैं। एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। एटम्स आपको पता है कि 92 है नेचर में। ऑक्सीजन, कार्बन, अभी जिस तरह वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एटम्स हैं। और ये जो वाटर है ना एज अ होल, ये भी पार्टिकल है। तो वाटर को भी आप पार्टिकल ले सकते हैं, वाटर को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह से वाटर में जो है कभी कभी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन जो है ये एक आयन है, और डेफिनेटली हाइड्रोनियम आयन जो है ये भी एक पार्टिकल है। आयन भी, सल्फेट आपने पढ़ा होगा ना, रेडिकल्स जितने भी आप पढ़ते हैं ये सब जो हैं क्या होते हैं? आयन्स होते हैं, जिस तरह क्लोराइड्स और सल्फेट्स, ठीक है, मैग्नीशियम आयंस, ये सब क्या है? आयंस भी क्या है? पार्टिकल्स हैं। और मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं, जिस तरह N2 के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, आपको आहिस्ता आहिस्ता देंगे। सो एटम्स भी पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स हो गए, आयंस भी पार्टिकल्स हो गए, और फ्री रेडिकल्स भी होते हैं जैसे CH3। और आप इनको फ्री रेडिकल्स भी आप कह सकते हैं, आयन की एक शक्ल है। तो फ्री रेडिकल आयंस कह लें आप इनको, ठीक है, फ्री रेडिकल आयंस। तो ये भी कभी आगे आए तो बताएंगे। आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब पार्टिकल्स होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि अगर ये पार्टिकल्स की तादाद हो जाए 6.02 10⁻23, तो ये होगी 1 मोल। ठीक है, अब आपके पास अगर लेट्स से दैट के कार्बन के इतने एटम्स हैं 6.02 इंटू 10⁻23, तो आपके पास कितने आयंस होंगे, कितने एटम्स होंगे? दैट इज़ 1 मोल। सिंपल करते हैं, जैसे आपके पास अंडे हैं, अंडों की तादाद अगर आपके पास 6 है तो दैट इज़ हाफ डज़न। ठीक है, हाफ डज़न कह लें या आधी दर्जन कह लें, ठीक है, आधी दर्जन। और इसी तरह से अगर आपके पास 12 अंडे होंगे, 12 एग्स होंगे, तो आपके पास 1 डज़न हो जाएगा। ठीक है, 1 डज़न, तो 1 दर्जन आप इसको कह सकते हैं। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपके पास इतने अंडे होंगे तो आपके पास 1 मोल अंडे होंगे, 1 मोल। तो ये मोल बेसिकली प्रेजेंट करता है इतने बड़े नंबर को, जिस तरह दर्जन प्रेजेंट करता है, डज़न प्रेजेंट करता है 12 चीज़ों को, 12 किन्नू, 12 केले, 12 अंडे। तो बस ये साइंस है। अब एटम्स अगर इतने होंगे तो 1 मोल, मॉलिक्यूल्स इतने होंगे तो 1 मोल। ठीक है, अब मोल आपको समझ में आ गया है कि दैट इज़ 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं, किसी किस्म के भी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, फ्री रेडिकल्स।
अच्छा, अब फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं, जिस तरह ये भी एक पार्टिकल है सोडियम क्लोराइड, इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, फार्मूला यूनिट। तो इनकी तादाद भी अगर 6.02 इंटू 10⁻23 होगी तो ये भी आपको कहलाएंगे 1 मोल। तो 1 मोल का कॉन्सेप्ट मैंने आउट करने की कोशिश की है आपसे। अच्छा, अब मोल अगर आपको पता हो, ठीक है, मोल्स अगर आपको पता हो तो आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको मोल पता हो तो आप वज़न का भी पता लगा सकते हैं, मास ऑफ पार्टिकल्स का भी पता लगा सकते हैं, मास ऑफ पार्टिकल्स। अब वो क्यूरी कह रहा है, हमें जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है 1 ग्राम आपके पास पानी है। तो पानी क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या है? एक पार्टिकल है। मॉलिक्यूल क्या है? एक पार्टिकल है। तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, वो हमसे इसके अंदर मौजूद एटम्स की बात कर रहा है। तो एटम्स की भी कर लेते हैं मालूम, एटम्स कितने हैं ये भी इसमें निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन को करने के लिए क्या पता लगना चाहिए आपको कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स का पता लगना चाहिए। अच्छा, 1 ग्राम यानी कि हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस दे रहा है, यानी मास ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है। अच्छा, साइंसदानों ने ये बताया कि लेट्स से दैट आपके पास अगर 1 ग्राम है पानी का वज़न, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे मोल्स को? मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो पार्टिकल्स का भी आपको तादाद का पता लग जाएगा। तो इसके लिए ये करना होगा कि जो आपको वज़न पता है उस वज़न को आपने डिवाइड कर देना है मोलर मास से, यानी कि मास यू नो, मास जो आपको पता है, मास यानी वज़न जो आपको पता है, मास यू नो जो आपको वज़न पता है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब ये भी मसला है कि बच्चों को ना मोलर मास नहीं निकालना आता। देखें, अगर हमारे पास पानी है, पीरियोडिक टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन का वज़न 1 होता है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया, और ऑक्सीजन का वज़न जो है वो 16 होता है। तो अगर 2 एटम्स हैं हमारे पास, फिलहाल हमें इस फार्मूला से पता लग रहा है, तो 2 इंटू 1 कर देंगे और जमा कर देंगे 16 में, क्योंकि ये एक ही एटम आपको नज़र आ रहा है। तो 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 16 करेंगे तो उसका 18 ग्राम आंसर आएगा, यानी 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब मोलर मैथ हमें पता लग गया पानी का क्या है, दैट इज़ 18 ग्राम। अब देखो, मैथ जो दिया हुआ था वो मैथ हमें पता था, तो यानी कि 1 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 18 ग्राम से तो हमें मोल्स पता लग जाएंगे। अगर हम लेट्स से दैट कि 1 ग्राम को डिवाइड करें 18 से तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अभी आप कैलकुलेटर से कर लो, आपको मोल्स पता लग जाएंगे 0.55, ठीक है। अब मोल यानी कि आपको मोल्स पता लग गए हैं, ठीक है। अगर इतने पार्टिकल्स होंगे तो 1 मोल होगा, ये बात मैंने की थी। अब आपको मोल पता है, यानी कि अगर 1 मोल होगा तो हमें आंसर तो पता है, दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन अभी हमारे पास आंसर 1 तो नहीं आया ना, 0.055 आंसर आया है, आगे 100 होता रहता है, तो हम क्लोज कर लेते हैं, 0.055 कर लेते हैं। अब जो आपको मोल्स पता है उन मोल्स को, यानी मोल्स यू नो जो आपको मोल्स पता है, डिवाइड बाय दी एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। जो भी मोल्स आपको पता है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है बाय दी एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो अब अगर हम 0.55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ पानी के पार्टिकल्स का पता लग जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, अभी आप किससे क्या करेंगे, आप 0.055 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 0.3311, ठीक है, इंटू 10⁻23। तो ये अब आपको टोटल पता लग गए हैं पार्टिकल्स। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने बेसिकली निकालने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। अब हमें इस नंबर का पता है, ये नंबर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता लग गए हैं, यानी कि हमारे पास अगर 1 ग्राम पानी है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो मैं सिंपल करता हूँ इसको ताकि आपको समझ में भी आए। अगर हमारे पास 18 ग्राम पानी होता तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते, 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि ये तो मोलर मास था। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम के हमें पार्टिकल्स क्या पता लगे, 0.3311 इंटू 10⁻23। इसको और सिंपल कर लेते हैं, 0.33 कर लें आप, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी ये हमारे पास पार्टिकल्स पता लग गए, यानी मॉलिक्यूल्स पता लग गए। अब हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल जो पानी का है, ठीक है,
उसमें होते हैं इज इक्वल टू 3 एटम्स। ओके, तो लेट्स से दैट कि इफ़ यू वांट टू फाइंड इट आउट, अगर हमारे पास 18 ग्राम पानी होता और अगर 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमारे पास 3 एटम्स होते हैं, तो हम इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देते इस नंबर के साथ, हमें पता लग जाता कि कितने एटम्स हैं। लेकिन हमारे पास ये नंबर तो नहीं आया ना, हमारे पास तो 1 ग्राम का आंसर आया। 1 ग्राम का आंसर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आया वो 0.33 इंटू 10⁻³ आया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो 0.33 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 0.99 इंटू 10⁻23। तो ये होंगे एटम्स। अच्छा, अगर आपके लेट्स से दैट आपके पास पार्टिकल्स अगर आपको पता है तो पार्टिकल्स को आप क्या करेंगे कि नंबर और पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल आयंस व्हाटएवर पार्टिकल्स उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। अब पार्टिकल्स जो आपको पता है उनको एवोगैड्रोस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा। फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। अगर आपको मोल पता है तो मोल से आप मैस भी निकाल सकते हैं। अब लेट्स से दैट अगर आपके पास, अब डेफिनेटली आपके पास इतने पार्टिकल्स थे और आपके पास लेट्स से दैट इतने पार्टिकल्स का आपने इन पार्टिकल्स को दोबारा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, दोबारा आपका आंसर 0.055 आ जाएगा। तो आप 0.055 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मैथ के साथ। तो जब आप मोलर मैथ इस नंबर को अगर आप 0.055 को मल्टीप्लाई करोगे मोलर मैथ के साथ, जो कि मोलर मैथ कितना है, दैट इज़ 18, तो 0.055 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है आंसर 18 को अगर आप करोगे मोलर मैथ से तो 0.99 इसका आंसर आ रहा है। तो राउंड ऑफ करें तो 1 ग्राम आ गया ना आपके पास। यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके पास इतने एटम्स होंगे 0.99 इंटू 10⁻23 एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तुम कहोगे सर आपने हमारा दिमाग घुमा दिया है। तो हाँ, मैंने किसी हद तक आपका दिमाग घुमा दिया है, लेकिन ये है कि इस वाले कमेंट को जो मैंने अभी आपको वीडियो क्लिप दिया है ये तकरीबन 10 मिनट का है, इसको आप अच्छी तरह से बच्चों कर लो, सारी ज़िंदगी के लिए मोलर कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगी आपकी। और इफ़ इसको भी राउंड ऑफ करेंगे ना तो 1 इंटू 10⁻23 एटम्स इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब मैं इसके ये आपको जो उसमें सवाल दिया गया है ना, मैं टेक्निकल पॉइंट आपको बताने लगा हूँ। ये सवाल इसमें जो आंसर दिए गए हैं ना, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि इनका कमेंट है एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर ये एटम्स की जगह क्या लिख देता, मॉलिक्यूल्स लिख देता, जो कि भी मैंने आपको मॉलिक्यूल्स निकाल कर दिखाए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितने निकाले हैं 0.33, इसको भी आगे कन्फिगर कर लें, 3 एक और लगा लें बेशक, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इसका आंसर बन रहा है। तो ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स का तो आंसर है, ये देखें 0.C ऑप्शन में है 0.3 10⁻23 एटम्स। ये एटम्स का लफ्ज़ नहीं लगेगा यहाँ पे क्या लफ्ज़ लगेगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन चूंकि इसने एटम्स का पूछा है तो एटम्स के लिए फिर मैंने आपको बताया था कि चूंकि इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल से इतने आपको मॉलिक्यूल्स अगर लेट्स से दैट पता लग गए हैं तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास तकरीबन आंसर क्या बनेगा 9.99 इंटू 10⁻23। चूँकि अब इसमें तो एटम्स की बात की जा रही है और इसमें आंसर भी नहीं दिया जा रहा, तो ऑप्शन ई बनाओ ना इसका। ऑप्शन ई क्या बनाओगे, या तो बना लो 0.99 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये इसका आंसर होगा, या फिर इसका आंसर क्या होगा 1.00 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये इसका आंसर होगा। बहरहाल इसमें तो 2 है और फिर 6 है और ये 1 पॉइंट, अगर यहाँ पॉइंट लग जाता तो भी ये कंसिडरेबल था। तो इसको सही कर लो, फिर ये ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा इसका। अगर यहाँ 1.002 इंटू 10⁻23 ये भी आंसर सही लग जाएगा। मॉलिक्यूल्स के लिए तो 0.334 होगा, तो लिहाजा इसका तो आंसर यहाँ पर नहीं है, मैंने ऑप्शन ई बनाकर आपको दे दिया है। या तो ये आंसर होगा एटम्स के लिए अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट जो ऊपर दी हुई है, तो ये आंसर होगा। अगर उसने मॉलिक्यूल्स अगर लिख देता है यहाँ पे तो फिर ये ही एग्जैक्ट आंसर था, सी ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू दैट में अगर 1.002 तो फिर ये ए ही सही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को बस सही कर लें। हो सकता है यहाँ प्रिंट में थोड़ा सा मसला आया और आपको नज़र ना आ रहा हो पॉइंट, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पॉइंट है नहीं था, मैंने लगाया है, ठीक है।
सो आई डोंट नो, अब आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पॉइंट लगाया होगा तो फिर इसका ए ऑप्शन सही है, अगर नहीं लगाया तो फिर ऑप्शन ई बना लें। उसके बाद चलो अब काफ़ी स्टोरी होगी इस क्वेश्चन की, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड का करेक्ट फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों कैल्शियम फॉस्फाइड का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है +2, और फॉस्फाइड पे क्या चार्ज होता है -3। अकॉर्डिंग टू क्रॉस रूल क्या बनेगा, Ca3P2। ठीक है, Ca3P2। तो ये डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या किया जा रहा है। ठीक है, हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट्स। याद रखो AMU का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब एक पार्टिकल की बात होगी। ठीक है, आर देयर इन 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में कितने AMUs होंगे। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि बेसिकली एक AMU में जो है 1 ग्राम के हिसाब से देखना है, यानी कितने एटॉमिक मास यूनिट्स होंगे 1 ग्राम में। दैट इज़ समथिंग लाइक 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। ठीक है, सो यहाँ 22 AMU लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 23 AMU। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और इफ़ यू वांट कि सर इसको भी कैलकुलेट करें तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसको कैलकुलेट करने में, फ़िलहाल इसका ये आंसर लगा लो, लेक्चर में मैं तुम्हें कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर में मैं आपको ये बताई हूँ, ये बात, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लेक्चर ले सकते हो इस चीज़ का। अच्छा, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन, ये हमारे पास एक फार्मूला है स्ट्रक्चरल हेक्सीन का, 2-हेक्सीन का। व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। देखें, इसमें गिन लें आप कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन गिन लें और हाइड्रोजन गिन लें। सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखें 3 4 5 5 8 2 2 are 4 8 and 4 12। ओके, सो 6 1s are 6 2s are, तो CH2 इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब वही वाटर वाली कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो जल्दी से लगा लेते हैं, अब तो आप एक्सपीरियंसड हैं। अब क्या था फॉर्मूला, याद करो, मोल, यहाँ पे क्या निकालना था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या पता होना चाहिए था, मैस ऑफ पार्टिकल। अब H2SO4 लिया जा रहा है, H2SO4 क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, इसका वज़न क्या दिया जा रहा है 25 ग्राम। अच्छा, मैं अब मोलर मैस आपको दोबारा निकालना सिखा देता हूँ। H2SO4 का मोलर मैस कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का वज़न 1 होता है, सल्फ़र का प्रोडक्ट टेबल में देखो 32 होता है, और प्रोडक्ट टेबल में देखो ऑक्सीजन का वज़न 16 होता है। ठीक है, और 2 32 16 16 32 64 डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 34 34 + 64 98। ठीक है, तो 98 ग्राम इसका वज़न मोलर मैस होगा, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये हर कंपाउंड का आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मोलर मैस क्या होगा, मोलर मैस = 98। अब डेफिनेटली मैस ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ है आपको, उसने क्या दिया हुआ है 25 ग्राम्स, तो मोल्स निकाल लो। मैस यू नो, जो वजन आपको पता है, डिवाइड बाय द मोलर मैस। मैस आपको क्या पता है 25, और मोलर मैस क्या है 98। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या पता लग जाएगा, मोल। तो 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 25 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 98 से। ठीक है, तो 98 से अगर हम कर लेंगे 25 को डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.255 आएगा। ठीक है, अब हमें मोल्स पता लग गए। मोल से हम पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं। कैसे, जो भी मोल हमें पता है, मोल यू नो। ठीक है, मोल्स यू नो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर आपको याद होगा 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आप पार्टिकल से वापस आना चाहते हैं मोल्स पे, तब भी पॉसिबल है कि जो पार्टिकल्स आपको पता हैं, पार्टिकल्स यू नो
तो डिवाइडेड बाय दी एवोगैड्रोस नंबर, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है। अच्छा, तो अब हमें मोल्स क्या पता है, 0.255। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो 0.255 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, ठीक है, या 6.022 कर लें आप। तो इसका आंसर आएगा 1.5362 कर लें और 10⁻23 कर लें। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो लेट मी जस्ट चेक इट ओवर हेयर। दे आर आस्किंग, अच्छा मोल्स पूछ रहे थे, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहे थे, तो यहाँ से बस हमने मोल्स पे आना था। 0.255 होंगे, तो ये पड़ा हुआ आंसर। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। मॉलिक्यूल्स वैसे हमने पता कर लिए थे। उसके बाद क्या है जी, द नेकलेस हैज़ 6 ग्राम डायमंड। डायमंड क्या होता है, कार्बन। एक हीरे का आपके पास नेकलेस है, डायमंड है, 6 ग्राम उसमें कार्बन है। व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। चलो इसी कैलकुलेशन पे वापस आ जाओ। अब आपको यहाँ डायमंड बताया गया है, ठीक है। डायमंड क्या होता है, कार्बन होता है। इसका वजन क्या है कार्बन का, 6 ग्राम। और कार्बन का प्रोडक्ट टेबल में मोलर मास क्या है, 12 ग्राम्स, ठीक है। ये तो हमें प्रोडक्ट टेबल से पता लग जाएगा ना। तो अब क्या करना होगा यहाँ पे, मैस हमें मैस से, बेसिकली मैस से हमने मोल्स पे जाना है बेसिकली। अब उसने मोल्स नहीं पूछा हमें, ये देखें ज़रा क्वेश्चन दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पर देखो उसने पूछा है हमें, बेसिकली उसने हमसे मोल्स नहीं पूछा, उसने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी पार्टिकल्स पूछ ली हैं, ठीक है। क्या पूछ लिए हैं, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। मैस क्या पता है जी, 6 ग्राम। अब की बार 6 ग्राम और मोलर मैस क्या है, 12। और आप सबको पता है कि कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। अब मोल्स पता लग गए हैं, ठीक है। जब मोल्स पता लग जाए तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 से। तो इसका आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स, ठीक है। यानी जो हमें पता था मोल, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया 0.5 को। तो आप अच्छा, जब मल्टीप्लाई करना है ना, तो 0.5 को सिर्फ इससे करना है, सारे से नहीं करना आपने। इससे करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा, ये आंसर आया है, और साथ आपने ये 10⁻23 एज इट इज लिख देना है। ये देखो आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया था, 3.011, ठीक है। ये बन रहा है ना डी ऑप्शन। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है जी, व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लो, एक और मुसीबत बड़ी डाल दी अब इसने। अब बेसिकली एल्यूमिनियम का मास पूछा जा रहा है 204 ग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का मास निकालते हैं, ठीक है, मोलर मास। अब फॉर्मूला क्या है, Al2O3, ठीक है। तो 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट टेबल में देखें, एल्यूमिनियम का जो मास है एक एल्यूमिनियम का, दैट इज़ समथिंग लाइक 27, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट टेबल में ऑक्सीजन का वज़न क्या है, 16। तो 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये 54 बन जाएगा। और फिर डेफिनेटली 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 32 प्लस 10 46 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 48 बन जाएगा। तो 54 और 48 को प्लस करेंगे तो दैट इज़ समथिंग लाइक 101.96 ले लें, या फिर आप क्या ले सकते हैं, 102 ग्राम पर मोल ले लें। ये एल्यूमिनियम का मोलर मास निकला है। अब देखिए करना क्या है, अब करना ये है कि आपके पास 2 एल्यूमिनियम एटम्स हैं एक पार्टिकल में, यानी कि तकरीबन 2 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल्स टू, अभी किया था 54। यानी कि अगर आपके पास टोटल वज़न 102 है तो 102 ग्राम्स में आपके पास 54 ग्राम्स जो है वो एल्यूमिनियम ही है। अच्छा, अब हमें ये पता लग गया है कि 102 ग्राम्स में 54 ग्राम्स होते हैं, यानी कि क्या पता लगा, 54, ठीक है, 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो बराबर आएगा 102 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये वाला मास उठा के इधर डिवाइड कर देना है।
54 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 102 ग्राम्स के साथ, तो आपके पास 1 यहाँ पर रह जाएगा, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर रह जाएगा। अब दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि डाटे में गिवन है। क्या डाटे में गिवन है? 204 ग्राम्स। तो 204 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 54 ओवर 102 ग्राम्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 204 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड। अब क्या होगा कि इनको आपस में जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ समथिंग लाइक 107.92 कर लें, या फिर 108 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 204 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यानी आंसर क्या निकला आपका? 108 ग्राम्स। तो इफ़ यू लुक एट दिस, तो हमारे पास का आंसर क्या आएगा? 108 ग्राम्स। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मास इन नाइट्रोजन, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो किस में है? तो मुझे याद है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, लेकिन इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि सबको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब ये करने के लिए इसका मेथड बिल्कुल आसान है। यूरिया बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है, एक फर्टिलाइज़र है जो कि खेतों में डाला जाता है ताकि फसलें अच्छी हो जाएं। तो इसमें आपको कितने एटम नज़र आ रहे हैं? कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। 12 प्रोडक्ट टेबल में वज़न है, 16 वज़न है, और नाइट्रोजन का 14 वज़न दिया हुआ है प्रोडक्ट टेबल में, और हाइड्रोजन का आपको पता ही 1 है। तो इसको कैलकुलेट कर लें, 28 हो जाएगा, +4 +16 +12, सबको प्लस कर लें, ठीक है, सबको प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 + 56 56 + 60, तो 60 ग्राम पर मोल जो है वो यूरिया का वज़न है। अब परसेंटेज आपको पता होगा, अगर 100 में से आपके 90 मार्क्स आए हैं तो फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 से, मतलब जितने भी मार्क्स आपके थे उसमें से जितने भी आपके आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है, यानी आपके 90% मार्क्स आए, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं मार्क्स की। अब आपको अगर ये मोलर मास पता है ना किसी कंपाउंड का, तब आप निकाल सकते हो। देखो इसमें नाइट्रोजन का क्या ग्राम है? 28, यानी 28 आपके पास टोटल वज़न है जो कि इस कंपाउंड के अंदर जो है वो मौजूद है। और टोटल मास क्या है कंपाउंड का? 60 × 100 कर दो, ठीक है। तो 28 10 280, 280 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अभी आप कैलकुलेटर से कर सकते हो कि अगर आपने निकालना है 280, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है ना इसको, हमने मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये क्या बन जाएगा? 280 डिवाइडेड बाय 6, बताओ क्या आंसर होगा इसका? 280 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज़ 46.66 होगा इसका आंसर, ठीक है। सो दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ यूरिया, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, ठीक है। उसके बाद यूरिया नहीं था सिर्फ एक कंपाउंड, हमारे पास इसी तरह से ये एक कंपाउंड है दैट इज़ N2H4। अब देखो N2H4 है तो 2 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। सो 28 हो जाएगा ना, ये अभी ऊपर किया था हमने 2 नाइट्रोजन का वज़न, और ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? 32, यानी 32 टोटल आपके पास मोलर मास है इस कंपाउंड का। नाइट्रोजन का 28 है, मल्टीप्लाइड बाय कैसे कर देंगे? 100 से, तो इसका क्या आंसर निकलेगा? इसका 28 कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 87.5%, यानी कि ये इस कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज है 87, इसमें और ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमारे पास एक और कंपाउंड है यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया के लिए क्या करोगे? NH3 है और NH3 में क्या है जी? 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है।
तो 14 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, 14 प्लस 3 17 हो जाएगा। तो 17 आपके पास टोटल है इस कंपाउंड का वज़न, और 14 चूँकि एक ही एटम था ना, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे 100, यानी कि अब 14 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 17, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100 कर दोगे। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा इसका भी 82.3% नाइट्रोजन होगा अमोनिया में। ठीक है, इज़ दैट ईजी। उसके बाद एक और कंपाउंड रह गया है, दैट इज़ NH2OH। ठीक है, NH2OH। तो इसमें हमारे पास कितने नाइट्रोजन है, एक, ऑक्सीजन कितने हैं, एक, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। और नाइट्रोजन का 14 मास है, ऑक्सीजन का 16, और 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3 प्लस 16 प्लस 14 हो जाएगा। तो डेफिनेटली अब 14 प्लस 16 कितना हुआ 30 हो गया। 30 प्लस 3 कितना हुआ 33 हो गया। यानी इस कंपाउंड का टोटल वज़न क्या आ रहा है 33 ग्राम्स पर मोल। और नाइट्रोजन का चूँकि एक ही एटम है इस कंपाउंड में, तो लिहाजा 14 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो लिहाजा अब क्या होगा 14 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, 33 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका आंसर क्या आएगा 42.4। ठीक है, 42.4, यानी कि NH2OH में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 42.4 है। तो हमारे पास इस वक्त कितनी रीडिंग्स आई 1, 2, 3 और 4, यानी कि पहली रीडिंग क्या थी 46.6%, दूसरी रीडिंग क्या थी 87। ठीक है, 87.5%, तीसरी रीडिंग क्या थी 82.3%, और उसके बाद हमारे पास 42.4% प्यारे बच्चों रीडिंग थी। यानी क्या सीखा हमने इस न्यूमेरिकल में, 46.6% आया नाइट्रोजन, इसमें N2H2 में 87.5% आया। उसके बाद अमोनिया में 82.3% आया। अमोनिया हैबर ने बनाई थी तकरीबन 1920 में, और लेबॉरेटरी में बना दी थी इसने, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था अमोनिया बनाने पे। हैबर वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और NH2OH में कितना आया 42.4%। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन से कंपाउंड में जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगा। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन विच प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लें जी, एक और मसला है कश्मीर। चलें जी, ये रिएक्शंस करते हैं। अब कार्बन का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गई। तो ये 1 मोल का 1 मोल के साथ रिएक्शन हुआ, 1 मोल ही पैदा हुई है। उसके बाद डायमंड भी कार्बन ही होता है, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा हुई, सेम रिजल्ट है ऊपर वाले का। उसके बाद ईथेन है, तो ईथेन का अगर हमने यानी C2H6 होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो रिज़ल्ट यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ना, ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से मिलेगा। बैलेंस कर लो, कार्बन 2 हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, तो 3 यहाँ लगा लो। तो इसको बैलेंस भी हमने कर लिया है। ठीक है, सो क्या सिनेरियो हो रहा है कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है और 3 हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो वी हैव टू टेक 2 ईथेन पार्टिकल्स, at least 7 oxygen particles and 4 carbon dioxide particles will be produced and 6 water molecules will be produced. तो ये अगर हमारे पास 1 मोल हो, बिकॉज ही इज़ आस्किंग अबाउट अ क्वेश्चन कि 1 मोल को करना है आपने बर्निंग। ठीक है, 1 मोल को क्या कह रहे हैं कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 1 मोल, तो ये 1 हो गया। ठीक है, और ये भी हाफ हो जाएगा, 3.5 मोल्स हो जाएगी ऑक्सीजन,
और 2 मोल्स हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल्स हो जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ये 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ये 1 मोल ही कर रहा है। ठीक है, ये भी 1 मोल ही कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीथेन है। ओके, अब इसको भी करेंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा और वाटर पैदा करेगा। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर वो कार्बन से वाटर पैदा करता है, प्लस एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी को हम लेते नहीं है। तो यहाँ पे अब ये बैलेंस भी है, 4 हाइड्रोजन है, सो वी गेट 2 है, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और ये 4 हो गए, तो टेक 2 हेयर और 1 कार्बन है, तो ये बैलेंस भी हो गई है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है वो ईथेन पैदा कर रहा है, क्योंकि 1 मोल बर्न होने के बाद 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये 1 मोल बर्न होने के बाद कंपाउंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल, तो ईथेन वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। यानी कि अगर ईथेन जो है हम वो रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा मोल्स ये कार्बन डाइऑक्साइड के ईथेन पैदा करेगा। उसके बाद ये एक और है, व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर ऑफ HCl सोल्यूशन। ठीक है, अब अपने सर पे ना कपड़ा बांध लें क्योंकि इसको भी हल कर लेते हैं। तो बेटा इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ना आप क्या करेंगे, ये देखें आप। अब यहाँ पे वी कैन सॉल्व दिस स्टिचोमेट्रिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन इक्वेशन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन क्या होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है 2 HCl पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा, ये प्योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी 1 मोल जो है वो यूज़ हो रहा है और 2 मोल यहाँ पर HCl यूज़ हो रहा है, बस ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ हो रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ। अब स्टेप 1 में इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, द गिवन वॉल्यूम एंड कंसनट्रेशन ऑफ HCl जो डाटे में दिया हुआ है, वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लीटर्स में कर लेते हैं 0.05 लीटर्स, और जो कंसनट्रेशन दी हुई है डेफिनेटली वो दी हुई है 0.5। यानी हमारे पास एक समझ लें कि कॉनिकल फ्लास्क है, उसके अंदर ही हमारे पास जो सोल्यूशन आ सकता है वो 1 लीटर है। तो 1 लीटर के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस 1 लीटर में जो हमारे पास टोटल मैस है वो 0.5 मोलर सोल्यूशन पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब मोल्स ऑफ HCl कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ HCl के निकालने के लिए कंसनट्रेशन टू वॉल्यूम है, तो HCl की इसमें कितने मोल्स हैं 0.5 और इसके जो वॉल्यूम है वो इतना निकाला है हमने। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम डेफिनेटली वॉल्यूम कम कर रहे हैं हम, तो मोल्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, HCl के इतने मोल्स यूज़ हो रहे हैं। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में डिटरमिन द मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ स्टिचोमेट्री। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ द HCl। तो हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ HCl ओवर 2 कर देंगे, तो इतने जो हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मोल्स HCl के यूज़ हो रहे हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 में क्या होगा कि कैलकुलेट द मैस ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, वो होगा मोलर मैस निकालें कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सबको जमा करें तो 100 ग्राम पर मोल 100.09 ग्राम पर मोल निकल आएगा। उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करें तो प्योर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या होगा, मतलब प्योर मैस के लिए डेफिनेटली हमारे पास जो मोल्स थे वो 0.0125 यूज़ हो रहे थे और मोलर मैस ये था, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.251। तो इस लिहाजा इस तरह आप स्टेप 4 में इसको फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 95% प्योर सोल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गिवन सैंपल के लिहाज से रिक्वायर्ड मैस के लिए जो भी आपके पास मैस है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको हम प्योरिटी फ्रैक्शन से करेंगे डिवाइड। 95% की प्योरिटी फ्रैक्शन 0.95 ग्राम्स आएगी। ठीक है, तो प्योर का क्या आया था, अभी निकाला था 1.251, उसको डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आएगा, उसको राउंड ऑफ करेंगे 1.32 ग्राम्स यूज़ हुए हैं। तो लिहाजा 1.32 ग्राम्स इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1.32 ग्राम्स, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये काफ़ी लेंथी हो गई वीडियो, लेकिन द पॉइंट इज़ के समझाना था सारा आपको, एंड होप सो आप पिछले चैप्टर भी अच्छा पढ़ कर आए होंगे, समझ गए होंगे। बट स्टोरी इज़ नॉट ओवर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की और फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की। तो काफ़ी मेहनत करते हैं आपके साथ,
होप सो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आपको इसके नोट्स चाहिए तो बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके जो है वो आप हमसे नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको नंबर भी दे दिया व्हाट्सएप का, आप डायल करके माइनर सी अमाउंट पे करके इसके नोट्स प्रॉपरली हासिल कर लें ताकि आप डाटे को तैयार कर सकें। सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट डे। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.